શું થયું છે 5 વર્ષમાં બે એક્ઝિસ્ટન્સમાં હતા તો એ લોકો એમાં શું થયું છે પણ 10 વર્ષમાં એક જ એક્ઝિસ્ટન્સમાં હતું ને બીજું નહોતું બરાબર તો પછી એને ઇગ્નોર કરી દે અને તું એવું જો કે 3 વર્ષ અને 5 વર્ષ ને 1 વર્ષ ને એ બધામાં એ લોકો કયા ક્વોર્ટાઇલમાં હતા એ જે સેક્ટરના જે પરફોર્મન્સીસ હતા એની અંદર were they in top quartile or second quartile or third quartile or last quartile, right? Like strategy प्रमाणे. Yes. सामने एक बार हाथ कैसे लो 5 मिनट इंतजार करते हैं फिर शुरू कर देते हैं रीडिंग 55 yield and yield spreads चलो यस 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 थैंक्स भाई देखा तो विश्वास नहीं था देखा तो विश्वास था यहाँ पर આજે કેમ આના આટલું બધું નમાઈ દીધું પેલા ની અંદર આમ એકદમ પોઈન્ટ પર હતું પડી જાય મેં કીધું થોડુંક બધી સન્ડે મંડે છે ને તો આજે મારું લેપટોપ રાખીને એડજસ્ટ કરી चलो मिकेन सर has given me the task of finishing reading 15:5 today, right? तो ये पता ही नहीं है. Reading 55 is about yields, right? ऑनलाइन में मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. या सुनो हाँ कैलकुलेटर है ना सबके पास विल बी यूजिंग द कैलकुलेटर कर लो बेटा मेन बुक में बुक 4 में बुक 4 આજે મારે લેવાનું છે પછી નેક્સ્ટ વીકથી મંડે ટ્યુઝડે થર્સડે હું કરીશ અને સેટરડે સન્ડે મિકેન કરશે ટ્યુઝડે થર્સડે હું કરીશ નેક્સ્ટ વીકથી અને સેટરડે સન્ડે મિકેન કરશે શું ચાલુ કરશે સર એને મને બી કોઈ આઈડિયા નથી એ પેલો કહે એ પ્રમાણે જોઈશ એકાદું ગેસ કરો ને સર કોઈ સમજે इको के डेरिवेटिव्स वॉट एवर भाई इक्विटी और डेरिवेटिव्स कुछ भी करेंगे पढ़ेंगे चलो YTM कैलकुलेट करना है वो आता है राइट सपोज ये लोगों ने एग्जांपल दिया हुआ है कि 5 साल का एक बॉन्ड है राइट
7% उसका एनुअल पेमेंट है, राइट, और वो अभी मार्केट में 102.07 पे ट्रेड हो रहा है, राइट, तो उसका YTM क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले एजम्पशन ये मान लो कि 100 रुपए का फेस वैल्यू होगा बॉन्ड का. बॉन्ड विल बी हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 100, राइट. मार्केट प्राइस इज ओवर एंड अबाउ 100. मार्केट प्राइस अभी कितना है? 102 है, राइट. इफ मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू, देन कूपन रेट विल बी ग्रेटर देन द YTM. कूपन रेट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन YTM, राइट. सो यहाँ पे व्हाट इज द कूपन रेट? द कूपन रेट इज 7%. सो योर YTM हैज टू बी लोअर देन 7%. ठीक है, तो इतना तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए. ठीक है, तो वो जब तुम सॉल्यूशन करो तब तुम्हें आंसर में लाना है. ठीक है, वो कैसे लाओगे? तो व्हाट यू विल डू इज, तुम तुम्हारे कैलकुलेटर में डेटा डालोगे. 5 इज इक्वल टू n, 5n बराबर. पीवी तो गोतवा नीचे है. अरे पीवी इज 102.78, तो 102.078 उसको माइनस साइन के साथ रखना, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग टूडे, राइट. सिंस यू आर इन्वेस्टिंग, द कैश इज गोइंग आउट. सो व्हेन यू आर हैविंग बोथ पीवी एंड एफवी, देन पीवी हैज टू बी विद माइनस साइन. सो माइनस 102.078 वो तुमने पीवी डाल दिया, राइट. 5 साल तक कितना मिलने वाला है तुम्हें हर साल? 7. तो 7 इज योर PMT, 7 PMT. और 5 साल के बाद कितना मिलेगा? 100, राइट. तो 100 इज योर FV, राइट. IY कैलकुलेट कर दो. यस, 102.078 वो लिया था ना, कि वो 100 ही लिया था. બધો ડેટા ફરીવાર નાખતો. 5 ને n માં નાખ્યું 078 એટલે નહીં આવતો. 102.078 અને બી માઇનસ લે છે. एरर आ जाएगा माइनस इधर. આન્સર જ નહીં આવે જો બેવ પોઝિટિવ હશે તો. 5n ऐसा मार पीछे को n હવે સેકન્ડ કેમ દબાવ? કમ્પ્યુટ IY 7 PMT ના आज 0.7 ओके सर, बड़े हो गया. बस इसका हो जाने दो. ये सेकंड दबाई दे એટલે નહીં આવે. 5n माइनस ना કર્યું ને, હાથ નથી બેસે ને એટલે. हाथ को से ठीक है, इस तरह से YTM को कैलकुलेट किया जाता है. अब सुनो, अगर ये बॉन्ड सेमी एनुअल इंटरेस्ट दे रहा होता तो क्या होता? तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो आधा हो जाता, 7 का हो जाता 3.5, बराबर. टर्म जो है वो डबल हो जाता, तो टर्म हो जाता 10, बराबर. और तुम्हारा IY आता, राइट, और वो IY को तुम मल्टीप्लाइड बाय 2 करके उसको एनुअलाइज कर लेते, बराबर. तो वो सॉल्व कर दो. तो if the interest is paid semi annually, yes, के तो बाद में 6.857 हो जाएगा. हां भाई 6.506. हाँ भाई, 6.5 रखता है. समझे? सो लॉजिकली क्या हुआ? यील्ड बढ़ा. क्यों बढ़ा? क्योंकि तुम्हें 7 रुपए जो 1 साल के बाद मिलने थे उसकी जगह तुम्हें 3.5 6 महीने के बाद मिल रहे हैं. तो
तो तुम्हारा कैश फ्लो उतना जल्दी अटेन हो रहा है तो तुम्हारा वाईटीएम बढ़ेगा। इसको अगर सेमी एनुअली की जगह क्वार्टरली करोगे तो यील्ड थोड़ा और बढ़ेगा, समझे? तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 20 और वो हो जाएगा 1.75 पीएमटी, राइट? समझे ना? अब गलती ये मत करना कि लास्ट वाले में 101.75 डालो, एफवी में सिर्फ 100 ही रखने का तुम्हें, समझे? इज इट ओके? फाइन, यस, हाँ हाँ, क्वार्टरली में इंटू 4, બધામાં इंटू 2 नहीं करवानो, खराब लागे, राइट? ओके, यील्ड मेजर्स फॉर फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, वो जो पहला दो ये लोगों ने जो किया है वो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है? अब देखो, अब मैं इफेक्टिव रेट निकाल रहा हूं, सुनो, इफेक्टिव रेट निकाल रहा हूं, શું કરો છો? આ મળ્યું ને તમને yield measure for fixed rate bonds? हैं? ये तो पूरा 44 पे कौन से बुक है? पुरानी वाली। हाँ तो उसमें ये LOS 44 है। अच्छा मैं आगे जा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इफेक्टिव एनुअल यील्ड निकाल रहे हो। सुनो, मैं तुम्हें बोलता हूं कि मैं 10% दूंगा, राइट? साल में एक ही बार ब्याज मिलेगा तो 100 का तुम्हारा कितना होगा, 110 होगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि 10% दूंगा लेकिन इंटरेस्ट को सेमी एन्युअली कंपाउंड करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% डिवाइडेड बाय 5 करूंगा, राइट? तो पहले 6 महीने के बाद 100 पे मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा और फिर मैं तुम्हें 105 पे 5 रुपए दूंगा, समझ रहे हो? तो योर इफेक्टिव एनुअल रिटर्न विल बी ग्रेटर देन 10%, राइट? अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली मिलेगा तुम्हें, तो क्या होगा, 3 महीने पे 2.5%, राइट? फिर और 3 महीने के लिए 102.5 पे 2.5%, फिर उस ये दोनों इंटरेस्ट मिला के उसके ऊपर 2.5%, और फिर ये तीनों इंटरेस्ट मिला के उसके ऊपर 2.5%, तो वो ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना? तो इस तरह की जो यील्ड कैलकुलेट होती है इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एनुअल यील्ड। और ये तुम सीधा सीधा तुम्हारे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? इसके लिए तुम्हें कुछ भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, राइट? तो देखो क्वेश्चन देखो कि 10% है लेकिन सेमी एनुअल इंटरेस्ट पे कर रहा है और क्वार्टरली इंटरेस्ट पे कर रहा है, बराबर? तो एक सेकंड मैं मेरे में एक बार देख लेता हूँ। मैंने 1 मिनट पहले आपने आप लोग कैलकुलेटर शायद नजीक आपको पड़ सकता, कौन सा कमांड था वो मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ एक सेकंड, लेकिन सेकंड में स्टेट डेटा बॉन्ड डेप्रिसिएशन ब्रेक इवन डेट फॉर्मेट रीसेट अराउंड इफेक्टिव IRR CF इंटरेस्ट वाला कमांड IRR वाला होगा, नहीं IRR नहीं, इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन होता है सेकंड पची हाँ हाँ इंटरेस्ट, हाँ तो सेकंड के बाद बराबर है। एक सेकंड ना, सेकंड करके 2 दबाया तो इंटरेस्ट कन्वर्जन हो गया, नॉमिनल हो गया मेरा 10, नॉमिनल हो गया 10, बराबर। ये कैलकुलेटर को यूज किए, एक तो एंटर, फिर नीचे गया
इफ EFF उसका सॉल्व करना है, क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में डाल दिया 2, एंटर दबाया, ऊपर गया, EFF पे जाके कंप्यूट किया, सॉल्व किया, 10.25, हाँ बराबर है, ठीक है। चलो तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तुम यूज करोगे सेकंड के बाद 2 जो है ना वो ICONV है, सो इंटरेस्ट कन्वर्जन है, राइट। सो इंटरेस्ट कन्वर्जन इज योर दिस थिंग, ले अब थैंक यू, राइट। इसमें क्या होगा, मेरे फोन में भी था शायद ये एप्लीकेशन, हाँ ये रहा, यस ओके। अब देखो 10% सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, राइट, 10% सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। तो हम क्या करेंगे, सेकंड करके पहले 2 दबाएंगे, राइट, सेकंड करके 2 दबाएंगे। तो वो हमसे पूछ रहा है कि भाई नॉमिनल रेट कितना है, तो तुम्हें बैंक ने क्या बोला है कि 10% दूंगा, तो तुम वहां पे 10 डाल दो, बराबर, और एंटर कर दो, राइट। अब नीचे जाओ और वो EFF पूछ रहा है, वो हमें सॉल्व करना है। EFF इज समथिंग दैट वी हैव टू सॉल्व। तो हम उसके भी नीचे चले गए और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, तो व्हाट इज CY, तो CY इज 2। बैंक ने हमें क्या बोला है कि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, तो CY इज 2। क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता तो CY विल बी 4, बराबर। इसको एंटर किया, मैं ऊपर गया तो EFF पे जाके मैंने CPT दबा दिया, कंप्यूट, तो आई गॉट आंसर 10.25%। समझे? यस यस। जो सेकंड करीने 2 दबाए, सेकंड करके 2 दबाया, राइट। तो वो लोगों ने तेरे तुमसे नॉमिनल पूछा पहले, तो नॉमिनल में 10 डाल दिया। एक सेकंड ना, कोई मीटिंग में आ रहा है। ओके तो हमने क्या किया, सेकंड करके 2 दबाया, बराबर। तो नॉमिनल पूछा, तो नॉमिनल में हमने डाल दिया 10। अब वो डेटा को सेव करने के लिए हमने एंटर किया और नीचे का एरो की दबाया। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि इफेक्टिव रेट, तो वो तो हमें वैल्यू आवे है, हाँ वैल्यू पहले थी आवे है, तो डेटा तारू क्लियर कर बधु, एक आवे जब होती क्लियर वर्क, राइट। तुमने क्या किया, एंटर करके नीचे दबाया तो EFF पूछा, तो अभी EFF तो हमारे पास नहीं है, तो हम और नीचे गए तो वहां पे CY पूछा, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। तो वहां पे हमारी जो भी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमने डाल दी, तो 2 डाला, एंटर किया, और अब हम ऊपर चले गए EFF पे, बराबर, और EFF पे जाके हमने कंप्यूट कर दिया, तो 10.25 हो गया। डायरेक्ट भी सर ही जाओ, सेकंड करीने 9 के ऊपर कैसे क्लियर वर्क वाला, सेकंड सी सेकंड करके C, सेकंड ना फंक्शन वापरन त्या सेकंड પછી આ દબાવવાનું सी। समझे? तो अभी वो 4 बार पे करता है तो कितना होगा, तो 10.52 के आसपास होगा, वो सॉल्व कर दो तो 10.38। ओके। ऐसे तो मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कर ही सकते हैं ना, डेली भी कर सकते हैं। 365 डाल के डेली। જો ક્યારેક ક્યારેક છે ને તને એડેડ ઇન્સેન્ટિવ આપવા માટે એ લોકો આવું કરતા હોય, રાઈટ, કે કમ્પાઉન્ડ કરીને અમે તને આપીશું। હા એટલે એટલે જ્યારે તને બેંક વ્યાજ આપી રહી છે, 6 મહિના ડિસાઈડ થયું તો 6 મહિનાનું આપણે મળી તો ગયું જ હોય। 6 મહિને તને આપી દીધું એટલે બેંક તો એવું ગણશે ને કે તને જે 1 વર્ષે મળવાનું હતું એની જગ્યાએ તને પહેલેથી આપી દીધું, તો તું લોજિકલી તું એ પૈસાને વાપર્યા વગર બીજી કોઈ જગ્યાએ લગાવત તો તને બીજું એક્સ્ટ્રા કેટલું રિટર્ન મળત, તો બેંક એના પ્રમોશનલ મટીરિયલમાં એ કોટ કરશે કે અમારું 10% કમ્પાઉન્ડેડ સેમી એન્યુઅલી છે। એટલે જે માણસ છે કે જે પૈસા ઉપાડવા વાળો નથી, જે પૈસા ઉપાડશે નહીં, તો એને કેટલા મળશે, તો એને 10.25% મળશે। સમજો? એટલે ફિક્સ તો ના હોય આપણા ઉપર। એક્ઝેક્ટલી। જેટલો ટાઈમ વધારે હશે એટલું બેનિફિટ વધારે મળશે।
हाँ अभी तो गजब है जो भी है। HDFC है क्या ना पड़ेगा मामा पापा जाना है तो सन भी आई गया सन को दिया। ओके अब सुनो ये सही चीज है। इसके बाद वाला जो एग्जांपल है ये तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके पवन हाथ खींच एक बार, मैं क्या बोलता हूँ थोड़े से पीछे चले जाओ ना बॉयज। इसको हिलाए बगैर हाथ खींच, नीचे हाथ डाल और खींच खींच खींच, रुक। एडजस्टिंग यील्ड्स टू पीरियोडिसिटी, राइट। अब एटलस कॉर्पोरेशन है करके एक बॉन्ड है, वो बोलता है कि भाई मैं 4% सेमी एनुअल दूंगा, राइट। मेरा ऐसा बॉन्ड है जो 4% सेमी एनुअल है, राइट। तो व्हाट yield शुड बी यूज्ड टू कंपेयर इट विद क्वार्टरली पे बॉन्ड्स एंड एन एनुअल पे बॉन्ड, राइट। तो क्वार्टरली पेमेंट वाला बॉन्ड कितने परसेंट का होता, तो 4% सेमी एनुअली का रिटर्न मैच करता, और एनुअल पेमेंट वाला कितने परसेंट का होता तो ये रिटर्न को मैच करता। समझे? गॉट इट? यस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो छोटी फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी में जाना बहुत आसान है, वो अभी हम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी से छोटी में जाने के लिए, राइट, देखते हैं। तो पहले तो सेमी एनुअली से एनुअली कर दो, सेमी एनुअली से एनुअली तो कर दोगे तुम, राइट। तो सेमी एनुअली में क्या किया तुमने, नॉमिनल में डाल दिया तुमने 4, बराबर। एंटर किया, नीचे गए, इफेक्टिव को अभी खाली छोड़ो, कंपाउंडिंग में डाल दो 2, बराबर। एंटर करो, ऊपर जाओ, इफेक्टिव को जाके कर दो कंप्यूट 4.04, बराबर। तो इफेक्टिव रिटर्न इज 4.04, राइट। ओके, अब यहां से हमें वापस आना है क्वार्टरली पे, राइट। कि क्वार्टरली बॉन्ड कितने रेट का होता तो वो इफेक्टिवली 4.04 वाला मैच करता, राइट। तो उसके लिए इस कैलकुलेटर के अंदर एक ही सेकंड, नॉमिनल में डाल दिया मैंने 4.04, एंटर, नीचे इफेक्टिव बॉन्डिंग में डाल दिया मैंने 0। ये सालाना है और उसका क्वार्टरली करना है, राइट। इसके अंदर ये लोग फॉर्मूला से ही सॉल्व कर रहे हैं, 0.995 into 4। So EFF same as अपन सेमी चिपन EFF से एक सेकंड, एक बार क्वेश्चन है समझाओ ना। एक सेकंड। इफेक्टिव में डाल दिया 4.04, एंटर किया, नीचे गया, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी डाल दी 4, एंटर किया, ऊपर गया और नॉमिनल पे जाके, हाँ हो गया, बराबर है। देखो देखो,
अब बड़ी फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी में जाना है, राइट? तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास इफेक्टिव रेट कितना था, 4.04 था, राइट? तो तुम नॉमिनल कैलकुलेट करोगे, तुम डेटा डालोगे EFF में, राइट? EFF में डेटा डालो 4.04, एंटर करो, नीचे जाओ। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी अब क्या है तुम्हारी, क्वार्टरली मतलब 4, एंटर करो और 2 बार ऊपर चले जाओ तो तुम्हारा नॉमिनल आ जाएगा। नॉमिनल पे जाके कंप्यूट कर दो 3.98 बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 3.98 कंपाउंडेड क्वार्टरली बराबर, या 4 कंपाउंडेड सेमी एन्युअली बराबर। दोनों मिलके तुम्हें एक्चुअल में कितना रिटर्न कमा के देंगे, 4.04 साल के अंत पे, समझे? लास्ट बोले हाँ। वापस एक बार बोलो। 4% कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, तो 100 रुपए के तेरे कितने होंगे, 104.04। तो वही 104.04 अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली होता तो उसको कितना नॉमिनल रेट कोट करना चाहिए था, तो वो 3.98 कोट करेगा। तो इफेक्टिवली क्या होगा, 1.995 वो तुझे 4 बार देगा, वॉटेवर जो भी 0.995 वो तुझे 4 बार देगा, तो तेरी टोटल वेल्थ 104.04 बन जाएगी, समझे? सो जब भी छोटी फ्रीक्वेंसी से तुम्हें और छोटी फ्रीक्वेंसी पे जाना है तो पहले वो छोटी फ्रीक्वेंसी को एन्युअलाइज कर दो, समझे? छोटी फ्रीक्वेंसी को एन्युअलाइज कर दो और फिर तुम उसके बेस पे और छोटी फ्रीक्वेंसी पे चले जाओ। गॉट इट? यस? तो चलो एक सम मेरी तरफ से। ABC is giving a yield of 8% on semi-annual bonds basis. Is giving a yield of 4%, अरे 8%, सॉरी 4% तो यही हो जाएगा, 8% on semi-annual bond basis, right? If XYZ is giving quarterly, if XYZ is giving quarterly interest payout, સર પાછો બોલ્યો ને પેલા. મને હું આગળની લાઈન ભૂલી ગયો. વાંધો નહીં સર. If XYZ is giving quarterly interest payout, what rate it should quote? What rate it should quote to equalize the annual interest? Annual rate. Annual interest. मेरा 8.16 है. मतलब 8 से तो कम ही आएगा. Same 7.9. 8 ने नॉमिनल માં નાખ, કમ્પાઉન્ડિંગ માં 2 નાખીને EFF સોલ્વ કર. 8.16 आया, उसको EFF में डाल, कंपाउंडिंग में 4 डाल और फिर नॉमिनल सॉल्व कर दे. 7.92. क्लियर कर दो. गॉट इट? Yes sir. 2. ओके. अब ये चैप्टर में कुछ दूसरा कैलकुलेटर का यूज खास ऐसा नहीं है. जो कैलकुलेटर के 2 कमांड थे जो यूज होने थे वो हो गए, राइट? अभी चलो चैप्टर में वो लोगों ने जो लिखा हुआ है और कुछ ज्ञान की बातें, राइट? बॉन्ड यील्ड्स ऊपर 31 3/4 ऊपर
તમને હમણાં બહુ યાદ કર્યા LIC હોતી હોય ને हाँ LIC 700 પર ગયો પાછું LIC चला સરે તમે યાદ પાછું एलिफेंट ऑल्सो कैन डांस સરે તમે 2 દિવસ પહેલા યાદ કરતા હતા HDFC तो चला तो सही बेचारे का वही ना 1530 से 1650 1660 हुआ 8%. निकला है તો પેટીએમ માં ગજબ થયો મારી જોડે 20% ડાઉન થયો ને આગલા દિવસે લીધેલો ના મેં વેચ્યા 2 દિવસ પહેલા પછી 20% ડાઉન ગયો તો સારું કહેવાય ને ઇનસાઇડર ગજબ સારું થયું એમ કે તો ગજબ કે તો ડોમ્સ નું આવ્યું ને લીધું એટલે મને થયું કે આ લોચામાં સર આ ઓવર પ્રાઇસ કેટલો હતો બહુ પણ ઓવર રિએક્શન લાગ્યું ડોમ્સ ડોમ્સ ઓવર બહુ વધારે પ્રીમિયમ છે એનો પ્રાઇસ એટલે અત્યારે તો 500 રૂપિયા પ્રીમિયમ થઈ ગયું ને સર કીધું ને સેબીના ચેરપર્સન કે જેટલું શું ના થાય માર્કેટ પ્રીમિયમ આઈપીઓ નું માર્કેટ તો આવું જ રહેવાનું इंडिया सेंटर थोड़ा सारा है सर और टी प्लस બે પેટીએમ જેવા પેટીએમ માં જો QIB પોર્શન 30-40 ગણો ભરાતો હોય બરાબર એટલે હવે પ્રાઇસિંગ વાઇઝિંગ તો સબ મસ્તી है सर हमारा तो फ्लेयर्स तो 105 135 गणो હતો કયો? फ्लेयर्स તો એ તું પકડી રાખીશ તો તને પૈસા આપશે જ પણ અત્યારે 300 કે 65 का 70 થઈ ગયો તો એડ કરવાનો ओ एवरेज हाँ नहीं अभी ऐड करने लायक हो गया है वो ईरेडा तो ऊपर જ જાય છે जी इरेडा में मतलब सबको आ 71 में जो तो कल मैंने 72 देखा था जी ऐड कर नहीं इरेडा अब ऐड नहीं करने का इरेडा लेकिन वो फ्लेयर वेयर तो ऐड कर सकते हैं सैलो भी है भाई ટાટા ટેક્સ લાગે ને કરેક્ટ થયું 10% જો કરેક્ટ થયું છે मुझे अभी भी वो नहीं लग रहा है ઓવર વેલ્યુડ हाँ थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है પ્રોટીન ગવર્નમેન્ટ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है उनका धंधा क्या है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर ये वैल्यूएशन मुझे समझ में नहीं आ रहा कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो इट इज समथिंग के मतलब यू नो इट इज बाय चॉइस उसका रेटिंग करना और उसके बेस पे इतना वैल्यूएशन मिलना मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रोटीन को ठीक है पर चार्ट सारो है पण टेक्निकली टेक्निकल वो तो इतना बड़ा है तो चार्ट तो मस्ती होगा ना चार्ट तो अभी सारे मस्त है तुम सारी बैंक्स पकड़ो सबके चार्ट जोरदार हो गए स्मॉल फाइनेंस बैंक तो બધા જોરદાર છે અત્યારે चलो bond yields calculated using stated payment dates are referred to as following the street convention. When coupon date fall on weekdays and holidays, coupon payment will actually be made on the next business day. बराबर लेकिन अभी तो ऑनलाइन है तो अभी तो छुट्टियों के दिन भी आ जाते हैं पैसे The yield calculated using these actual coupon payment dates is referred to as the true yield. Right? Because coupon payments will be made later while holidays and weekends are taken into account, true yields are slightly lower than the street convention yields, if only by few basis points. कभी कभी तो few basis points भी नहीं होता है, right? 1 basis point मान होगा, right? Current yield मतलब क्या? Annual cash inflow divided by current bond price, उसे current yield बोला जाता है. मैंने 1000 का बॉन्ड 1050 में उठाया और वो 100 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है तो 100/1050 राइट 100 क्या है मेरा एनुअल कैश पेमेंट है और डिवाइडेड बाय करंट बॉन्ड प्राइस तो वो क्या हुआ करंट यील्ड हुआ राइट तो स्टॉक्स में हम क्या देखते हैं डिविडेंड यील्ड देखते हैं डिविडेंड डिवाइडेड बाय सीएमपी बॉन्ड में हम क्या देखते हैं करंट यील्ड देखते हैं एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय सीएमपी समझे तो देखो consider a 20-year $1,006% semi-annual bond that is currently trading at 802. What is the current yield? Right? तो 6% semi-annual bond है. Right? तो साल का कितना देगा? 1000 पे 60 रुपए देगा वो तुम्हें. Right? तो 60/802. Right? तो इफेक्टिवली करंट yield क्या हुआ? 7.48%. अगर बॉन्ड का प्राइस ज्यादा होगा तो करंट yield जो है वो तुम्हारा कूपन से कम होगा. लेकिन अगर बॉन्ड का प्राइस कम होगा तो करंट यील्ड तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा. A bond simple yield takes a discount or a premium into account by assuming any discount or premium declines evenly over the remaining years to maturity.
द सम ऑफ एनुअल कूपन पेमेंट प्लस और माइनस द स्ट्रेट लाइन अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम इज डिवाइडेड बाय द फ्लैट प्राइस गेट्स द सिंपल यील्ड। ठीक है, तो सिंपल यील्ड क्या है, देखो 100 रुपए का बॉन्ड है, 8% कूपन है। ठीक है, और वो अभी कोट कितने में हो रहा है, 90.165 पे। ठीक है, अब अगर मैं ये बॉन्ड को मैच्योरिटी तक पकड़ के रखूंगा तो मुझे तो 100 रुपए तो मिलना ही है। तो अभी डिस्काउंट कितना है, 9.835 का डिस्काउंट है, और बॉन्ड की मैच्योरिटी कितनी बाकी है, 3 साल। तो इफेक्टिवली मैंने ऐसा मान लिया कि हर साल बॉन्ड 3.27 पैसे गेन करेगा वैल्यू में। ठीक है, इसके अलावा मुझे और कितना मिलेगा, इसके अलावा मुझे 8 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो 8 रुपए मेरे को ब्याज मिला, 3.27 रुपए हर साल बॉन्ड की वैल्यू में इजाफा हुआ, डिवाइडेड बाय आज मैंने कितना इन्वेस्ट किया, 90.16, तो वो मेरा सिंपल यील्ड हुआ 12.5%। समझे? यस, तो सिंपल यील्ड विल बी हायर इफ द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट एंड इट विल बी लोअर इफ द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम। समझे? अगर इसकी जगह बॉन्ड की वैल्यू 110 होती तो क्या होता, तुम क्या करते, तुम्हारा प्रीमियम कितना है, -10, -10 को डिवाइड बाय 3 करते तो -3.33 होता, 8 के अंदर तुम 3.33 माइनस कर देते तो 4.67 हो जाता। 4.67 डिवाइडेड बाय अभी की जो बॉन्ड की वैल्यू है 110, तो वो तुम्हारी सिंपल यील्ड हो जाती। समझे? गॉट इट? ओके, फिर तुम्हें पता है बॉन्ड कॉलेबल होते हैं, राइट। कॉलेबल बॉन्ड में क्या होता है कि अगर कंपनी चाहे तो मैच्योरिटी से पहले वो बॉन्ड को मार्केट से वापस खींच सकती है, तो वो बॉन्ड जो हुए वो क्या हो गए, कॉलेबल बॉन्ड्स हो गए, राइट। तो कॉलेबल बॉन्ड की जब भी मैं यील्ड गिनता हूं तो उसे क्या बोला जाता है, यील्ड टू कॉल, YTC, राइट। तो देखो, फॉर अ कॉलेबल बॉन्ड एन इन्वेस्टर्स यील्ड विल डिपेंड ऑन वेदर एंड व्हेन द बॉन्ड इज कॉल्ड। The yield to call can be calculated by each possible call date and price. The lowest of YTM and the various yields to call is determined as the yield to worst. The following example illustrates these calculations. Right? तो देखो 5 साल का एक बॉन्ड है, 5 साल का रिमेनिंग टर्म है, ठीक है। वो इश्यू हुआ था January 1, 2004 में, राइट। अभी वो ट्रेड हो रहा है, सॉरी वो अभी January 1, 2004 है और वो अभी ट्रेड हो रहा है 102 रुपए पे, ठीक है, और 6% सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है। अब इसका कॉल शेड्यूल क्या है कि 2004 से 5 साल गिनूंगा तो 2009 होगा, राइट। लेकिन 3 साल के बाद भी बॉन्ड को कॉल कर सकते हैं। 3 साल के बाद मतलब January 2007 में बॉन्ड को कॉल कर सकते हैं, लेकिन 100 रुपए के बॉन्ड पे मुझे कितने देने पड़ेंगे, 102 देने पड़ेंगे। और 4 साल के बाद अगर मैं कॉल करूंगा January 2008 में, तो 100 रुपए के बॉन्ड के कितने देने पड़ेंगे, 101 देना पड़ेगा। तो YTM गिनना है, यील्ड टू फर्स्ट कॉल गिनना है, यील्ड टू सेकंड कॉल गिनना है और यील्ड टू वर्स्ट गिनना है, बराबर। तो वो तो आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। YTM के लिए क्या करेंगे, एन हमारा हो जाएगा 10, एन हो जाएगा 10, 5 साल सेमी एनुअल है, PMT हो जाएगा 3, राइट, PV हो जाएगा -102, FV हो जाएगा 100, राइट। अरे हाँ, बॉन्ड इज करंटली ट्रेडिंग एट 102 ही है, बराबर। FV हो जाएगा 100, बराबर। और मैं YTM कैलकुलेट करूंगा तो YTM कितना आया, 2.768। इसको एन्युअलाइज कर दिया तो 5.54, बराबर। अब चेंज क्या होगा, अब N बदलेगा और FV बदलेगी। FV बदलेगी, क्यों FV बदलेगी, क्योंकि मैं 2 साल पहले उठा रहा हूं बॉन्ड को, तो मुझे 2 रुपए प्रीमियम पे बॉन्ड को रिडीम करना पड़ेगा। समझे? तो फर्स्ट वाला कॉल कितना होगा, तो उसमें N हो जाएगा 3 × 2 6, 3 × 2 6, 2004 से 2007, समझे, बराबर। N हो गया 6, तुम्हारा PMT हो गया 3, PMT हो गया 3, फ्यूचर वैल्यू हो गई 102, प्रेजेंट वैल्यू हो गई -102,
और आई वाई कैलकुलेट किया, 2.94 बराबर, एरर पीवी ने माइनस नाक क्या तो एफवी को प्लस कर, ठीक है। 2.94 हुआ, उसको एनुअलाइज किया, समझे? यू आर गेटिंग इट ना? सो whenever there is a yield to call, two things will change. N will go down and FV will increase, right? N will go down and FV will increase, right? अब एक और साल तुम और खींच सकते हो, तो N will go down, N will go up, right? But FV will decrease. 2008 वाले में N कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 2004 से 2008। तो सबसे बेकार यील्ड कौन सा हुआ? 5.54 यील्ड टू वर्स्ट। पवन જનરલી જે કોલ પ્રીમિયમ છે આપણું એ જેટલું પહેલા કેટલું વધી જાય દર વખતે એવું વધે છે એવું જ હોય, नीचे से खींचा तो खींचो, मतलब मैं अगर इन्वेस्टर हूं तो मैं चाहूंगा कि भाई ये बॉन्ड आज ही रिडीम हो जाए, 2007 में ही रिडीम हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे इफेक्टिवली 5.88% मिल रहा है, राइट? कंपनी देखेगी कि साला अलग अलग टाइम पे रिडीम करे तो अपने को कॉस्ट कहाँ पे सबसे मिनिमम पड़ रहा है, तो हाँ, तो वो कंपनी सोचेगी कि चलो पूरा का पूरा चलाओ, इसको कोई भी प्रीमियम नहीं देना है। गॉट इट? और अगर बच्चे लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी मिला टेक्निकल तो करे क्लियर है ना? ये आगे बढ़े। सैम बहादुर देखी किसी ने? देखनी है केवी है? तो यार एनिमल जो सर ये सर फिक्स्ड इनकम पढ़ा मैंने लेवल लेवा तो इमीडिएट फिक्स डॉलर कंट्रोल करो चलो कमीनो वापस आ जाओ क्लास में। चलो सैम बहादुर, मतलब मेरे को मन है देखने का, लेकिन ये सब थोड़ा शादियों का सीजन थोड़ा कम हो, थोड़ा रिलेटिवली फ्री हो, तब जाके देख पाएंगे। लास्ट मेरी कैपेसिटी नहीं लास्ट शो में पिक्चर देखने की। आप बोलो तब हम फ्री आई कैन मैं ऐसा स्नोर करूंगा ना कि पिक्चर और कोई लोग नहीं देख पाएंगे लास्ट शो। संडे को रहना था सर, मंडे शेयर बाजार कौन धंधा कौन करेगा? चलो चलो आधे पे स्क्रीन आधे पे चैट। A callable bond can be viewed as equivalent straight bond combined with a short call position because the right to call the bond lies with the issuer, not the investor. So callable bond की वैल्यू इज नॉर्मल बॉन्ड की वैल्यू माइनस कॉल ऑप्शन वैल्यू, बराबर। मैंने कॉल ऑप्शन को बेचा, कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है उसको शॉर्ट किया, राइट, और बॉन्ड की वैल्यू में से वो माइनस करूं तो वो कॉलेबल बॉन्ड की वैल्यू होगी। Stated differently, we can view the value of a equivalent straight bond, which is known as option adjusted price, as the value of a callable bond plus the value of call option embedded in the callable bond, which would be derived from an option pricing model. So जब भी तुम बॉन्ड इश्यू करते हो और वो कॉलेबल होता है, राइट, तो तुम क्या करोगे कि उस तरह के बॉन्ड के कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या है वो तुम वर्कआउट करोगे, और वो कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है वो तुम नॉर्मल बॉन्ड की वैल्यू से माइनस कर दोगे, तो तुम्हें मार्केट प्राइस ऑफ कॉलेबल बॉन्ड मिल जाएगा, राइट।
और मार्केट प्राइस ऑफ कॉलेबल बॉन्ड वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिना जाता है तो हर एक डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को उसकी मार्केट वैल्यू पे कंसिडर किया जाता है एनालिटिकल पर्पस के लिए, समझे? ओके, द ऑप्शन एडजस्टेड प्राइस कैन thus be used to calculate an option adjusted yield which represents the yield that the bond would be offering if it was not callable. Because the existence of call option decrease the bond price and increase the investor's return, the option in this manner will cause the option adjusted yield to be lower than the yield of a callable bond. The option adjusted yield is useful because it can be used to compare the yield of bonds with various embedded options to each other and similar option free bonds on the consistent basis. सही है? So basically क्या हुआ कि जब भी तुम दो अलग अलग बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हो, एक बॉन्ड में कॉल ऑप्शन है, दूसरे बॉन्ड में कॉल ऑप्शन नहीं है, तो जो बॉन्ड में कॉल ऑप्शन नहीं है उसका तुमने यील्ड गिना, राइट? और जो बॉन्ड में कॉल ऑप्शन है उसका तुमने यील्ड गिना नॉर्मल तरीके से, तो हो सकता है तुम्हारा कैलकुलेशन गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड में कॉल ऑप्शन है, बराबर, वो बॉन्ड की वैल्यू जो है वो नॉन कॉलेबल बॉन्ड से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास ऑप्शन है कि उसके बेनिफिट में हो तो मैच्योरिटी से पहले वो बॉन्ड को वापस खींच लेगा, तो इन्वेस्टर के बेनिफिट में तो हुआ नहीं, या तो कंपनी बेनिफिट करेगी या तो इन्वेस्टर बेनिफिट करेगा। तो वो बॉन्ड की इफेक्टिव वैल्यू जो है वो नॉर्मल बॉन्ड से कम होनी चाहिए, और वो इफेक्टिव वैल्यू के बेस पे अगर तुम यील्ड कैलकुलेट करोगे गिवन द सेम कैश फ्लोज, तो तुम्हारा यील्ड जो है वो बढ़ जाएगा। समझे? सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ओके, यील्ड स्प्रेड और बेंचमार्क स्प्रेड। A yield spread or a benchmark spread is the difference पहले है ना 2023 में क्या था कि कम चैप्टर्स थे फिक्स्ड इनकम के, अब ये लोगों ने चैप्टर्स बढ़ा दिए हैं, तो टॉपिक्स जो है वो मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड भी हो सकते हैं, ठीक है? हाँ, पर इफेक्टिवली तो तुम 2023 की पूरी बुक पढ़ दोगे, प्लस जो एक्सटेंशन मिकिन ने दिया है वो पढ़ दोगे, तो तुम्हारा पूरा कोर्स तो कवर हो ही जाएगा, समझे? लेकिन पढ़ाने के टाइम पे तुम्हें क्या करना चाहिए? लॉजिकली तुम्हें ऑनलाइन किताब देख के ही करना चाहिए, ठीक है? लेकिन हाँ, तुम्हें टिक टिक करने की आदत है तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है? चलो, a yield spread or a benchmark spread is the difference between the yield of a bond and benchmark security. For example, if 5-year corporate bond has a yield of 6.25% and benchmark 5-year treasury bill is 3.50%, then the yield spread is 6.25 minus 3.50, मतलब 2.75%, which is 275 basis points. For fixed income bonds, on the run, government bond yields for the same or nearest maturity are frequently used as benchmarks because these are the most commonly traded bonds and therefore give most useful price and yield information. A yield spread in basis points over a government bond is known as G spread. If a benchmark government bond with exactly the same maturity as the riskier bond does not exist, interpolation should be used to estimate the appropriate maturity benchmark yield. समझे? 6% मेरा बॉन्ड 6 साल में मैच्योर होने वाला है, तो मैं 6 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड निकालूंगा। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो 5 साल का है और 8 साल का है, तो मुझे इंटरपोलेट करना पड़ेगा यील्ड को कि 5 साल पे इतना, 8 साल पे इतना, तो 6 साल पे यील्ड कितना होगा, और उससे मुझे कंपेयर करके मुझे जी स्प्रेड वर्कआउट करना पड़ेगा। वो इंटरपोलेशन कैसे होगा तो वो देखो। देखो,
A 3-year 8% semi-annual pay bond is priced at 103.165. बराबर. 1 year and 4 year bonds are at 3% and 5% respectively. Got it? Calculate the G spread. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले मिला के नहीं मिला बेशर्मो તો તો પછી શું કરો કે દેખો ના એક્ઝામ્પલ ગીની લૂંગા તો कुछ तो करो, ये काम का है. क्या बोल रहा है? कौन सा बूढ़े गाड़ी वालों को ના ના એ બીજા ચેપ્ટરોમાં હશે, બીજા ચેપ્ટરોમાં હશે. अरे पेज नंबर पीडीएफ का रीडिंग नंबर 55 में चले जाओ, जल्दी जाओ वरना धोऊंगा. મારું ધૈર્ય ખૂટી રહ્યું છે. આડી આવડી વસ્તુઓ બંધ કર, નેટની સ્પીડ આપો. गैस भरी रहती है सर इसमें की तुमको इस तरह से खेलना है तो मैं भी फिर ब्रेक ले लेता हूँ 5 मिनट का. ना मैं पति जैसे चैप्टर हो गया. अब देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एक बॉन्ड है जो 3 साल की मैच्योरिटी का है, जो 8% कूपन देता है, सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है, और वो अभी आज कोट हो रहा है 103.165 पे. बराबर. तो उसका हमें जी स्प्रेड निकालना है. तो सबसे पहले तो हम उसका YTM निकालेंगे. YTM कैसे निकालेंगे? n इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 बराबर. PMT इज इक्वल टू 8/2 4, FV इज इक्वल टू 100, PV इज इक्वल टू -103.165. IY निकाला और उसको डबल कर दिया, राइट, क्योंकि सेमी एनुअल था तो डबल कर दिया, तो 6.82% हो गया. ठीक है. अब हमारे पास 3 साल का सरकारी बॉन्ड नहीं है, हमारे पास 1 साल का सरकारी बॉन्ड है और 4 साल का सरकारी बॉन्ड है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 3 साल का अगर सरकारी बॉन्ड होता तो उसका इंटरेस्ट कितना होता वो वर्कआउट करना पड़ेगा. बराबर. तो हम क्या करेंगे कि जो 1 साल का जो सरकारी बॉन्ड है उसका रेट कितना है? 3%. सो 3% प्लस डिफरेंस इन व्हाट? डिफरेंस इन 1 मिनट 3 - 1 डिवाइडेड बाय 4 - 1. 3 - 1 डिवाइडेड बाय 4 - 1 बराबर. हमें चाहिए कितने पीरियड के लिए? 3 साल के लिए. और लोएस्ट यील्ड जो है वो कितने का है? 1 साल का. तो न्यूमरेटर में डालेंगे 3 - 1 और हाईएस्ट डिफरेंस हमारे पास कितना अवेलेबल है? 4 साल का और 1 साल का. तो हमने डाल दिया डिवाइडेड बाय 4 - 1 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने यील्ड के डिफरेंस से 5 - 3 से. समझे? ये इंट्रापोलेशन टेक्निक है, मिकिन ने सिखाई है ना ये, राइट. लोएस्ट वाले यील्ड को पकड़ने का, प्लस ब्रैकेट में हम क्या लेंगे? डिजायर्ड टर्म माइनस द लोअर टर्म डिवाइडेड बाय हायर टर्म माइनस लोअर टर्म एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन यील्ड. तो वो हुआ 4.33%. समझे? अपना बॉन्ड 6.82% दे रहा है और वो जो है वो 4.33% है. तो जी स्प्रेड हुआ 2.49% या 249 बेसिस पॉइंट्स. पेला ने बोला है ना, बोलो. गर्मी लग रही है. पंखा सच्ची में बोला जरूर है. क्या? टेबल फैन. वो तो पता नहीं, वो तो कोई ना रिमोट थी यानो एसी નું કંઈક થાય છે.
बाहर खोल दो, बाहर कैसा है, ठंडी है कि गर्मी है? खोल दो, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। हाँ ये बेटर है मेरे लिए, तो ये बेटर है कम से कम। ये पसीना पोंछ दो सर पे। इस तरफ आ जाएगी तो अभी मेरे को तो इंस्टा में वो नाचता हुआ बॉबी देओल और वो बी प्रांकी आ रहा है। लॉर्ड बॉबी हर चौथी पांचवी रील पे ये दोनों में से कोई ना कोई एक आ जाता है। हाथ खींचो। खींच। दिमाग से निकल नहीं रहा है। चलो ओके, एन ऑल्टरनेटिव टू यूजिंग चलो टेक्स्ट बुक में आ जाओ। Alternative to using government bond yields as benchmark is to use rate for interest rate swaps in the same currency with the same tenor as a bond. Yield spread relative to swap rates are known as interpolated spreads or I spreads and represent extra return of a bond in excess of interbank market reference rates MRR using a swap rate. I spreads are frequently stated for bonds denominated in euros. Yield spread are useful for analyzing the factors that affect a bond yield. If a corporate bond yield increases from 6.25% to 6.50%, this may have been caused by factors that affect all bond yields, which is macro factors, or by firm specific or industry specific factors. If a bond yield increases but its spread remains the same, the yield on its benchmark must have also increased, which suggests macroeconomic factors caused bond yields in general to increase. However, if the yield spread increases, this suggests the increase in the bond's yield was caused by micro factors such as credit risk of the issuer increasing or issuing the liquidity, issuer's liquidity deteriorating. Right? Basically क्या है कि तुम जब भी यील्ड बढ़ती है, यील्ड कब बढ़ेगी? जब भाव गिर जाएंगे, बॉन्ड के भाव गिरेंगे, राइट? तो वो दो में से किसी एक कारण से हो सकता है, या तो मैक्रो पैरामीटर्स पे हो सकता है, या तो कंपनी स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक पैरामीटर्स पे हो सकता है, राइट? लेकिन जब यील्ड बढ़ जाती है, राइट, इफ द बॉन्ड्स यील्ड इंक्रीज बट इट्स स्प्रेड रिमेन्स द सेम, द यील्ड ऑन बेंचमार्क मस्ट ऑल्सो हैव इंक्रीज। ठीक है, यील्ड भी बढ़ गई लेकिन जी स्प्रेड जो है वो 2.50 था, वो 2.50 ही रहा, तो मतलब क्या, बेंचमार्क भी साथ साथ में ऊपर जा रहा है, राइट? तो वो क्या हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के कारण हो रहा है, समझे? लेकिन यील्ड बढ़ गई और तुम्हारा जी स्प्रेड भी बढ़ गया साथ में, राइट? सो यील्ड बढ़ गई, पहले 2.5% था जी स्प्रेड, राइट? सो सरकार 4 दे रही थी, मेरा बॉन्ड 6.5 दे रहा था, राइट? फिर मेरा बॉन्ड 7 पे आ गया तो सरकार भी 4.5 पे आ गई, राइट? तो यील्ड बढ़ी लेकिन जी स्प्रेड नहीं बढ़ा, तो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है। लेकिन मैं 7 पे आ गया और सरकार 4 की 4 पे रही, राइट? तो मतलब यील्ड स्प्रेड बढ़ गया, राइट? जी स्प्रेड बढ़ गया, मतलब ये मेरे बॉन्ड स्पेसिफिक पैरामीटर्स कुछ है, मेरे अकेले के बॉन्ड की वैल्यू गिरी है। वो कैसे हो सकता है? वो कब होगा? जब मेरी लिक्विडिटी पोजीशन खराब हो जाएगी तब ऐसा होगा, या तो फिर मेरे फंक्शनिंग में या मेरे क्रेडिट रिस्क में इजाफा हो जाएगा तब ऐसा होगा, समझे? गॉट इट? लास्ट चीज, zero volatility and option adjusted spreads. The G spreads and I spreads are based on the difference between the yield of a specific bond and a benchmark. Recall that the YTM of a bond is the single discount rate that sets the present value of cash flows to the bond equal to its market price. We can observe from the price of zero coupon bonds that different individual cash flows occurring at different maturities can have different yields. ठीक है, मैं ऐसा मान के बैठा हूं कि
जो भी मेरे को बीच बीच में कैश फ्लो मिलेंगे वो सेम रेट पे इन्वेस्ट होंगे, वो एक एजम्पशन होता है YTM का। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मेरे को 1 साल के बाद 8 रुपए मिले तो वो अगर मैं बाकी के 5 साल के लिए इन्वेस्ट करूँ तो 10% पे भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन 2 साल के बाद मुझे 8 रुपए मिले वो 10% पे नहीं जाएंगे, वो कम रेट पे जाएंगे। આપણે આ જી સ્પ્રેડ થી ફર્મનું એનાલાઇઝ કરી શકીએ ફાઇનાન્શિયલી? ના થાય। તને ખાલી એટલું ખબર પડે કે જી સ્પ્રેડ ઇન્ક્રીઝ થયો એટલે there is some issue with credit risk, that's it। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरे सेक्टर में ये इंक्रीज हो रहा है तो फिर मतलब तो कुछ नहीं कर सकता, पूरा सेक्टर खराब हो रहा है। सो आइडिया के बॉन्ड्स भी है और एयरटेल के बॉन्ड्स भी है और दोनों का जी स्प्रेड बढ़ रहा है, मतलब इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क बढ़ रहा है। लेकिन आइडिया का ही जी स्प्रेड बढ़ रहा है और एयरटेल का स्टेगरेंट है, मतलब कंपनी स्पेसिफिक रिस्क बढ़ रहा है। माइक्रो। हाँ, समझे? સર એકવાર પાછું કહો ને કે જો જી સ્પ્રેડ કોઈ કંપનીનું વધતું હોય એનો મતલબ શું છે? जी स्प्रेड बढ़ा मतलब क्या, बॉन्ड का प्राइस जो है वो गिर गया। बॉन्ड का प्राइस क्यों गिरेगा? क्योंकि तेरे बॉन्ड लेने में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो ही गिरेगा। तो बॉन्ड का प्राइस अगर तेरा गिरा तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो तेरी लिक्विडिटी में इश्यूज आ रहे हैं, या तो तू पहले जितना लिक्विड था, तेरा क्रेडिट रिस्क जितना था उससे ज्यादा बढ़ गया है, राइट? तो ये 2 कारण हो सकते हैं। ओके, we can observe from the price of zero coupon bonds that the different individual cash flows occurring at different maturities can have different yields. Yields earned by individual cash flows at different maturities are referred to as spot rates. A single YTM of a coupon paying bond represents a weighted average of the different spot rates offered by individual cash flows of the bond. A method of deriving a bond's yield spread to a benchmark spot yield curve that accounts for shape of the yield curve is to add an equal amount to each benchmark spot rate and value the bond with those rates. ये हम एग्जाम्पल से देखते हैं। When we find an amount which when added to the benchmark spot rate produces a value equal to the market price of the bond, we have the appropriate yield curve spread. A yield spread calculated this way is known as zero volatility spread or Z spread. अब देखो इसका एग्जांपल देखो। 1, 2 and 3 year spot rates on treasury are 4, 8.167 and 12.37 respectively. Consider a 3-year 9% coupon bond trading at 89.64. The yield is 13.5%. बराबर? And the YTM on a 3-year treasury is 12%. Calculate the G spread and the Z spread. बराबर? Got it? तो सबसे पहले G spread तो क्या होगा? G spread तो होगा अपना, सिंपल है कि अपना yield है 13.5 और गवर्नमेंट का जो 3 साल का जो है उसका जो है वो 12 है, ठीक है? तो G spread हो गया अपना 1.5%। अब Z spread गिनने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जो भी मुझे कैश फ्लो मिलने वाला है 3 साल में, राइट, उसको मैं बेसिकली क्या करूंगा, उसको मैं अलग अलग रेट से डिस्काउंट करूंगा और वो अलग अलग रेट से डिस्काउंट करूंगा इस तरह से कि मेरे बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 89.464 हो जाए, राइट? तो इस तरह का क्वेश्चन अगर तुम्हें सॉल्यूशन तुम्हें करना आता है, करना है तो तुम एग्जाम में क्या करोगे, तुम ऑप्शंस से सॉल्व करोगे इसको। यू लुक एट द ऑप्शंस और वो ऑप्शन को तुम कंसिडर करके सॉल्व करोगे, समझे? तो सपोज तुम्हें एग्जाम में दिया होता 1.67%, राइट? 1.67% दिया होता तुम्हें एग्जाम में, वन ऑफ द ऑप्शंस। तो तुम क्या करते, 4 + 1.67 मतलब पहला कैश फ्लो 5.67% से डिस्काउंट होगा, 8.16 + 1.67 मतलब 9.77% से डिस्काउंट होगा और 12.37 + 1.67 मतलब 14% से डिस्काउंट होगा, समझे? तो उससे डिस्काउंट करके किसकी वैल्यू तुम्हारी 90 के सबसे नजदीक आ रही है, 89.46 से सबसे नजदीक आ रही है, वो तुम्हारा जीरो वोलेटिलिटी स्प्रेड हो जाएगा ZS, समझे? इसका क्या फंडा होता है, क्यों गिनते हैं भगवान को पता, कौन गिनता है वो भी भगवान को पता। भगवान को ही पता है, या तो भगवान को पता या तो कल मिकिन सर से पूछ लेना।
लेकिन बहुत ज्यादा जी स्प्रेड है। ये मैं नहीं था। चलो ये सब रिकॉर्डिंग में आ गया है। सर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वो समझो। चलो तो नहीं ना लिखते चलो लास्ट सेक्शन क्या बोल रहे थे? OAS नाम option adjusted spread is used for bonds with embedded options. Loosely speaking, the option adjusted spread takes the option yield component out of the Z spread measure. The OAS is a spread to the government spot rate curve that bonds would have if it were option free. This is similar to option adjusted yields discussed earlier. The only difference between option adjusted spread respects the term structure rates instead of being based on YTM. Right? So तुम्हें ऑप्शन की वैल्यू अगर निकालनी है तो तुम्हें OAS का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तुम क्या करोगे, Z स्प्रेड में से OAS निकाल दोगे तो तुम्हें ऑप्शन की वैल्यू मिल जाएगी. या तो फिर ऑप्शन की वैल्यू तुम्हारे पास है और तुम्हें OAS वर्कआउट करना है तो Z स्प्रेड में से ऑप्शन की वैल्यू माइनस कर दो, तुम्हें OAS मिल जाएगा. तो ये परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ इतनी चीज को याद रखना है कि योर ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू Z स्प्रेड माइनस ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड. ठीक है. सर ये भी हो सकता है ना OAS कैलकुलेट करने के लिए कि कॉलेबल या पुटेबल बॉन्ड की वैल्यू इक्वल्स टू स्टेट बॉन्ड माइनस कॉलेबल ऑप्शन का बॉन्ड या पुटेबल OAS મળી જ જાય ને. એટલે બંનેનો જે સ્પ્રેડ છે સ્ટ્રેટ અને આ ઓપ્શન अभी तो ये स्ट्रेट अपना ये जो ये वाला बॉन्ड है उसकी तू क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है? જે OAS જે છે ઓપ્શન એડજસ્ટેડ સ્પ્રેડ જે છે એ આપણે સ્ટ્રેટ બોન્ડ માઇનસ એ કોલેબલ બોન્ડ હોય या પુટેબલ બોન્ડ હોય તો એની ऑप्शन हाँ तो એની વેલ્યू तो મળી જ જાય ને OAS ની. OAS is always in terms of percentage. वैल्यू नहीं हुआ वो. ओके OAS is always in terms of percentage. राइट, स्प्रेड है वो. तो देखो ये लोगों ने एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ कॉलेबल बॉन्ड इज अ Z स्प्रेड ऑफ 180 बेसिस पॉइंट्स एंड द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज 60 बेसिस पॉइंट्स, राइट, तो OAS is 120 basis points. The interpretation here is that investors are demanding Z spread for credit, liquidity, taxation and optionality risk of the callable bond. When the component of the spread related to optionality is removed, we are left with OAS that rewards investor for facing credit, liquidity and taxation risk. So bond में जो 4 रिस्क है उसके बेस पे मैं जो एक्स्ट्रा मांग रहा हूं वो 1.80% है. लेकिन अगर ऑप्शन को हटा दूं तो जो 3 मेजर रिस्क हुए, क्रेडिट, लिक्विडिटी और टैक्स वाला, उसके बेस पे अगर मुझे एक्स्ट्रा मांगना है तो मुझे कितना मांगना चाहिए, तो वो 120 बिप्स है. ठीक है. तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला याद करनी है और Z स्प्रेड तुम्हें सॉल्व करना है जो भी ऑप्शन दिए हुए है उसके अंदर डाल के ट्रायल एंड एरर से. समझे? This is it. Z સ્પ્રેડ એટલે બેઝિકલી શું છે કે જે બી 1 વર્ષનું રિટર્ન હું તને 4% કહું અને 2 વર્ષનું રિટર્ન 8.16% કહું છું, બરાબર? તો એમાં જે બી yield કર્વમાં જે ઇન્ક્રીઝ થયું, રાઈટ, એ ઇન્ક્રીઝની અંદર બેઝિકલી તારું what do we say 8.16 effective periodic increase every year. कोई भी मेरे बॉन्ड के अंदर का जो इन्वेस्टर है, अगर ये बॉन्ड 1 साल का होता, राइट, और 2 साल का है, वो दोनों में इफेक्टिव इंक्रीज उसको उसके रिटर्न में कितना चाहिए. अगर वो 4 रिस्क 1 साल एक्स्ट्रा फेस कर रहा है तो वो जो हुआ वो तेरा Z स्प्रेड हुआ, राइट. તે મને એવું કીધું કે તું 5 વર્ષનો બોન્ડ ઇસ્યુ કરે છે, બરાબર, તો તારી yield XYZ છે અને તું 6 યરનો બોન્ડ ઇસ્યુ કરે છે, બરાબર, તો તારી yield કેટલી હોવી જોઈએ, તો એના માટે Z સ્પ્રેડ યુ વિલ યુઝ. Z સ્પ્રેડ तुझे क्या बताएगा कि एक एक्स्ट्रा साल अगर मैं आगे खींचूंगा तो जो 4 रिस्क है, राइट, कौन से 4 रिस्क, क्रेडिट, लिक्विडिटी, टैक्सेशन और
और ऑप्शन, ये चारों रिस्क का मिला के इन्वेस्टर मेरे पास से एक्स्ट्रा कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो वो तुझे तेरे 6 साल के बॉन्ड के अंदर ऐड करके देना पड़ेगा. दैट इज द थिंग. बस वही मार्जिनल काइंड ऑफ हुआ. दैट्स इट. 55 डन है. ठीक है ना? पवन ये बंद कर देना. स्टॉक टेकिंग बंद कर दी. फिनिश करके नेवर डिलीट करके मिकिंग के टेबल पे रख दे यार.